हेलो दोस्तों। तो अपन आज अपने फ्री फास्टैग बैच के चैप्टर नंबर 17.1 पे पहुंच चुके हैं, दैट इज पीयर रिव्यू। ओके, तो हाँ भाई, बिल्कुल फ्री फास्टैग बैच चल रहा है। पूरा का पूरा फ्री फास्टैग बैच का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहां से आप पूरा देख सकते हो। फर्दर अपन जो सबसे अच्छी चीज करने वाले हैं इसके अंदर, अपन समझने के साथ साथ मेन ध्यान रटने पर भी देने वाले हैं। बिकॉज मैं हर बार आपको कहता हूं, जब तक आप ऑडिट के अंदर रटोगे नहीं तब तक आपको आईसीआई मार्क्स नहीं देगा। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं, रटना पड़ेगा। तो रटने की जिम्मेदारी यहाँ पे मेरी है। आप बस वीडियो पे मेरे साथ बने रहिए और सिंसियरली पूरी वीडियो देखनी है। ओके, फर्दर ये उसी बुक से होगा जो मैंने कुछ दिन पहले लॉन्च करी थी, दैट इज ऑफ ओनली 500 पेजेस। सिर्फ 500 पेजेस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट एज वेल एज कॉन्सेप्ट के साथ नीचे, हर कॉन्सेप्ट के नीचे सारे क्वेश्चंस दे रखे, जितने भी आईसीआई के आज तक के क्वेश्चन है। ओनली 500 पेजेस में कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस आपको इसी बुक में मिल जाएंगे, फुल्ली इन टैब्यूलर एंड चार्ट फॉर्मेट। सब कुछ हाईलाइटेड है, ट्रिक्स वगैरह, ट्रिक निमोनिक, मेमोरी टेक्निक सब इसमें लिखी हुई है। ओके, आपको अगर लेनी हो तो नीचे सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको परचेज लिंक मिल जाएगा। ओके, चलो अपन शुरू करते हैं अब इसको, पीयर रिव्यू को। तो भाई सबसे पहले पीयर रिव्यू होता क्या है, मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ पीयर रिव्यू का। बहुत इजी चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इजी भी है साथ में इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, पीयर रिव्यू मतलब होता है, अपन समझो यहाँ पे दो बंदे हैं, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मिस्टर ए, दोनों प्रैक्टिसिंग है। भाई प्रैक्टिसिंग की बात चलेगी यहाँ पे ना। मिस्टर बी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर दोनों कोई फर्म है, फर्म भी मान सकते हो तुम। फर्म लेके चलो, चलो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेसर्स एबीसी एंड को पार्टनरशिप, और ये मेसर्स बीसीडी एंड पार्टनरशिप, ठीक है ना। मतलब दो पार्टनरशिप फर्म है। अब दो पार्टनरशिप फर्म के अंदर, इसके अंदर क्या है, ये बंदा जो है बहुत सारे लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करता है, पीएसयू की ऑडिट करता है, बैंक की ऑडिट करता है, बहुत बड़ी बड़ी ऑडिट्स करता है, सब कुछ करता है। तो भाई आजकल तुमको देखा ही होगा कि आजकल आए दिन कोई ना कोई फ्रॉड निकल के आ रहे। आए दिन कोई ना कोई नया आ रहा है, कभी डीएचएफएल का आ रहा है, कभी कौन से बैंक का आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। मतलब बहुत कुछ होने लग गया आजकल फ्रॉड के नाम पे। तो भाई अब आईसीआई को लग गया कि नफरा पहले ही उनको खा जाएगा, पूरा का पूरा आवा खा चुका है, देखो सीधी बात है। तो अब आईसीआई, मतलब पैसे तो पीयर रिव्यू बहुत पहले से भी चल रहा है, अब पता नहीं, चलो सेंस है नहीं, होता नहीं है इसका कुछ। तो अब उसके अंदर क्या है कि अब आईसीआई इंप्रूव करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि एबीसी सही से काम तो कर रही है ना। एबीसी के जो अपन ने एसक्यूसी 1 अगर अपन ने पढ़ा हुआ है, तुमने मेरी पूरी वीडियो पुरानी वीडियो देखी हो, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की, एबीसी ने अपना खुद का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अच्छा रख रखा है। एबीसी के बंदे अच्छे हैं, टेक्निकल बंदे, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब एक से बढ़ के एक है। एबीसी के जो बंदे हैं उनको एबीसी ट्रेनिंग भी देता है। एबीसी की ऑडिट कुल मिला बहुत अच्छे से करता है। एबीसी जो भी ऑडिट करेगा, ये एबीसी है ना, ये जो भी ऑडिट करेगा वो बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई भी ऑडिट में गलतियां नहीं कर रहा है। मतलब ये ओवरऑल देखेगा कि फर्म के अंदर के इंटरनल कंट्रोल अच्छे है, फर्म के अंदर का क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है, फर्म क्वालिटी वाली है, ये ऑडिट करना डिजर्व करती है, ठीक है ना। तो अब ये चेक कराने के लिए ये मेसर्स बीसीडी को बोलेगा कि भाई मेसर्स बीसीडी, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलेगा भाई जा और एबीसी का पीयर रिव्यू करके आ। पीयर रिव्यू मतलब एक तरह से रिव्यू करके आ इसका, कि एबीसी वाली फर्म अच्छी है, एबीसी ने सारी ऑडिट्स वगैरह सही ढंग से ही कर रखी है, एबीसी के फर्म के अंदर जो पॉलिसीज बना रखी है उन्होंने, इंडिपेंडेंस की पॉलिसी वगैरह सब कुछ अच्छी है। मतलब एबीसी डिजर्व करता है, अगर एबीसी में कोई भी गलती कर रहा है तो हमको रिपोर्ट करो, आईसीआई को रिपोर्ट करो, हम एबीसी को सबक सिखाएंगे, ऐसा वाला, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है। अब एक क्वालिटी रिव्यू और होता है, वो चलो मैं फर्म चैप्टर के एंड में बताऊंगा, क्वालिटी रिव्यू चैप्टर में बताऊंगा, उसको समझा दूंगा अलग से। अब पीयर रिव्यू, पीयर मतलब होता है पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। तुम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों इक्वल इक्वल खड़े हुए हैं अपन, तो पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग मतलब जो पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग होता है ना, वो रिव्यू करता है। रिव्यू मतलब तुम जानती हो एग्जामिनेशन। तो वो जो मैंने अभी बोला था, ये एबीसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ये भी सीडी जो भी था ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो ये दोनों के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब दोनों पीयर है सेम लेवल पे। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिव्यू कर रहा है, सेम वाइस वर्सा, ये वाला भी इसका कर सकता है, पर वो अपन बताएंगे आगे नीचे कब कैसे कौन सा करता है। तो अब ये पीयर रिव्यू मतलब रिव्यू वर्क डन बाय प्रोफेशनल बाय अनदर प्रोफेशनल ऑफ सिविल अंडरस्टैंडिंग। एक जने ने जो वर्क करा है वो दूसरा ना रिव्यू कर रहा है, दोनों सिमिलर स्टैंडिंग के, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर तुम एक वर्ड दिमाग में घुसा लो कि सामने वाला बंदा चेक क्या करेगा। जो ये वाला बंदा था, ये वाला बंदा इसके चेक क्या क्या चीजें करेगा, ये चेक करेगा मेनली टीपीई। याद कर लो, रट्टा मार लो इस वर्ड को, टीपीई, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, 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 टीपीई, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। वो चेक करेगा टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड। ये बंदा चेक करेगा कि ये वाली जो फर्म है वो टीपीई फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, मतलब टीपीई टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है। टेक्निकल स्टैंडर्ड
प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड आगे बताऊंगा। टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, तो ये तुमको थोड़ा बहुत आइडिया लगी क्या होगा कि ये जो एथिकल से समझ गए होंगे तुम, प्रोफेशनल और टेक्निकल स्टैंडर्ड। टेक्निकल स्टैंडर्ड में तुम लगा सकते हो स्टैंडर्ड, ये सॉरी एस डाल सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन डेज, कि ये जो फर्म है ना, ये वाली फर्म, ये सारे के सारे जितने भी स्टैंडर्ड है वो फॉलो कर रही है, एथिकली भी बिहेव कर रही है, एस 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 गाइडेंस नोट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स सबको फॉलो कर रही है। ऐसा नहीं कि ये कुछ भी कॉन्ट्राविन कर रही है इनको, ये वाली फर्म चेक ये करेगी कि ये वाली फर्म सब कुछ फॉलो कर रही है, एबीसी सब कुछ फॉलो कर रही है, टीपी फॉलो कर रही है, ठीक है ना। सो अपन क्या, और एक मैंने एक और चीज बोली तुमको कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है इसका, मतलब सिस्टम और प्रोसीजर जो भी है ना वो सारे अच्छे, सिस्टम एंड प्रोसीजर इसके सारे अच्छे, इस वाली एबीसी फर्म के सिस्टम एंड प्रोसीजर सारे अच्छे हैं, ये यही चेक करना है सामने वाली को, ठीक है ना। तो अब बस ये वाला हो गया, अब इसी से डेफिनेशन जो आईसीआर ने दी है वो बन जाएगी। ये क्या चेक करेगा, बीसीडी का, एबीसी का, 2 मिनट, हाँ, रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर, सिस्टम एंड प्रोसीजर चेक करेगा टू डिटरमाइन वेदर सेम इन प्लेस बाय पीयू प्रैक्टिसिंग यूनिट, जो ये एबीसी फर्म थी इसको प्रैक्टिसिंग यूनिट बोलेंगे, इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज टीपीई टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड वो फॉलो कर रहा है। सॉरी, सिस्टम एंड प्रोसीजर चेक करेगा, सिस्टम एंड प्रोसीजर अच्छे है और टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है फर्म, टीपीई सिस्टम एंड प्रोसीजर भी चेक करेगा, टीपीई भी चेक करेगा वो कि टीपीई फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। रिव्यूअर और एक प्रैक्टिसिंग यूनिट, जो ये एबीसी थी इसकी ऑडिट कर रहे थे, मतलब इसका रिव्यू अपन कर रहे थे, तो इसको बोलेंगे पीयू दैट इज प्रैक्टिसिंग यूनिट, और इस वाले को बोलेंगे अपन रिव्यूअर, बीसीडी ये रिव्यू कर रही है, ये रिव्यूअर, और ये प्रैक्टिसिंग यूनिट, ठीक है ना, ये हो गया। हाँ, अभी जो पीयर रिव्यू है, ये आईसीआई ने अपनी गाइडलाइन में दे रखा है कि नीचे जो जिस जिसको भी नीचे आएगा कि किस किस को पीयर रिव्यू कराना होता है, तो उसको गाइडलाइन में दे रखा है। तो अगर किसी ने भी पीयर रिव्यू नहीं कराया मतलब गाइडलाइन का कॉन्ट्रावेंट माना जाएगा, गाइडलाइन का कॉन्ट्रावेंट माना जाएगा मतलब क्लोज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2 का कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा, शेड्यूल 2 पार्ट 2 क्लोज 1 का कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा अगर कोई भी गाइडलाइन का अपने फॉलो नहीं करा, मतलब पीयर रिव्यू उसका गाइडलाइन के बाद आती है, ठीक है। तो अब मैंने तुमको बोला ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, ऑब्जेक्टिव वो सेम 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 टीपीई टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है प्रैक्टिसिंग यूनिट, ये चेक करना है। प्लस साथ में ये भी देखना है कि प्रॉपर सिस्टम है, सिस्टम एंड प्रोसीजर जो मैंने तुमको ऊपर याद कराए थे, सिस्टम एंड प्रोसीजर वही 2-3 बार याद कराए थे, वही घुमा फिरा के इधर डाल रखे, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड याद कराया था, टीपी और एक सिस्टम एंड प्रोसीजर, ये वही सिस्टम एंड प्रोसीजर कि सिस्टम भी सही है इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम भी सही है, टीपी सही है और सिस्टम एंड प्रोसीजर सही है फर्म के, किसके, प्रैक्टिसिंग यूनिट के, ये चेक करना है। फर्दर ये किस पे लगता है, टीपी मतलब अपन जो सामने वाली फर्म का जो पीयू है प्रैक्टिसिंग यूनिट का अपन जो रिव्यू करेंगे वो क्या क्या चीजें चेक करेंगे इसके अंदर, मतलब चलो वो नीचे आएगा मैं बताऊंगा, ओनली ऑडिटेड एश्योरेंस सर्विसेज अभी नीचे आएगा, चलो 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 चलो। एक और चीज, जो अपन ये पीयू कर रहे हैं, सॉरी अपन जो टेक पीयर रिव्यू कर रहे हैं, वो पीयर रिव्यू अपन क्यों कर रहे हैं, अपन को जानबूझ के गलती निकालनी है नहीं, ऐसा नहीं है कि अपन को गलती निकालनी है, अपना मेन एम है कि अगर कोई अपन को उसको सामने वाले को इंप्रूव करना है, अपन इस तरीके से ऑडिट नहीं करेंगे, मतलब रिव्यू नहीं करेंगे जानबूझ के कि नहीं मेरे को गलती निकालनी निकालनी, मेरे को गलती निकालनी मानूंगा, मेरे को पैसा मिलेगा गलती निकालने का, नहीं ऐसा नहीं, आपको पूरी कोशिश करनी है, मतलब ओवरऑल कि अगर निकले तो ठीक है, पर दिमाग में ये नहीं रखना कि गलती निकालनी निकालनी, अपना मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले की रिव्यू, सामने वाले की जो फर्म की क्वालिटी है वो क्वालिटी को इंप्रूव करना है या फिर इंश्योर करना है कि जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करेगा आईसीआई ने वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये देखो, नॉट टू फाइंड आउट द डिफिशियंसी, अपना डिफिशियंसी फाइंड आउट करने का मकसद नहीं है, अपना मकसद है कि क्वालिटी इंप्रूव हो ओवरऑल भाई, तुम नेगेटिव सेंस को मत लेना इसको। नॉट टू सीक टू रीडिफाइन द स्कोप एंड अथॉरिटी बट टू सीक इन्फोर्स देम, अपन को रीडिफाइन नहीं करना है, अथॉरिटी रूल्स वगैरह जो बना रखे वो रीडिफाइन नहीं करे, कोई नए नहीं बना रहे कि तू ऐसा कर ये नहीं बता रहे, पर जो असली में बने हुए हैं उसी को इन्फोर्स करा रहे कि जो बने हुए उसी को मान, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, तो अब जो मैं तुमको बता रहा था मैंने बोला था नीचे बताऊंगा, मतलब स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू में मैंने यही बता रहा हूं कि तुमको क्या क्या चीज का ऑडिट करना है, मतलब क्या क्या चीज का रिव्यू करना है, तो भाई केवल अश्योरेंस एंगेजमेंट का अपन को देखना है। अब समझो तुम, ये प्रैक्टिसिंग यूनिट थी यहाँ पे एबीसी, अब एबीसी तो यहाँ पे क्या करती है, ऑडिट भी देती है, यहाँ पे टैक्सेशन सर्विस भी प्रोवाइड करती है, यहाँ पे एडवाइजरी भी दे रही है, बहुत सारे काम करती है, तो बहुत सारे काम करती है। तो अब ये जो बंदा रिव्यू करना आएगा इसका, मिस्टर पप्पू जी या जो भी थे वो
वो रिव्यू करने आएंगे, तो वो रिव्यू करने में क्या देखेगा कि ऑडिट सही से कर रही है नहीं कर रही है, ऑडिट के लिए जितने भी इंटरनल कंट्रोल सही है वो सब सही है, या फिर ये चीजें भी देखेगा कि टैक्सेशन की उन्होंने जिसको एडवाइजरी दी वो सही दी, मैनेजमेंट एडवाइजरी किसी को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी तो सही करी, किसी का पैन कार्ड बनाया तो पैन कार्ड सही से बनाया, ये सारी चीजें चेक करेगा क्या? नहीं, ये नहीं करेगा। ओनली अश्योरेंस सर्विसेज से वो डील करेगा। किससे? ओनली अश्योरेंस सर्विसेज, ऑडिट एंड अश्योरेंस, सर्टिफिकेशन, जो जो अश्योरेंस दे रहा हूं मैं, जहां पे कहीं अश्योर कर रहा हूं किसी को, ऑडिट एंड अश्योरेंस वाली सर्विसेज केवल वो देखूंगा कि केवल ऑडिट एंड अश्योरेंस सर्विसेज वो बिल्कुल सही से दे रहा है, और जो फर्म के क्वालिटी कंट्रोल है वो ऑडिट एंड अश्योरेंस देने सर्विस देने के लिए बिल्कुल सही बने हुए हैं, उसको कोई रीडिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है ना, तो केवल ऑडिट एंड अश्योरेंस सर्विस से ही डील करेंगे मिस्टर पप्पू जो इनकी रिव्यू करने आएंगे। ठीक है, बाकी चीजों से इनको कोई लेना देना नहीं होगा, चाहे टैक्सेशन सर्विस का एडवाइजरी गलत दे दी हो, चाहे किसी का इनकम टैक्स रिटर्न गलत फाइल कर दिया हो, वो गए भाड़ में, क्योंकि वो अश्योरेंस सर्विस नहीं है। अपन जब जहां अश्योरेंस सर्विस, जहां पे सीए साइन कर रहा है, जहां पे सीए डील कर रहा है कि सीए की स्टैंप लग गई, साइन लग गई, वहां पे स्टेक होल्डर्स अपन पे भरोसा रख रहे कि सीए ने साइन करा है तो कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ सही ही होगा, तो अपन को मेन केवल उसी सर्विसेज पे फोकस रखना है कि जहां सीए के साइन हुए, अला अश्योर करा है उसने, कहीं एश्योरेंस दी है, तो ओनली एश्योरेंस सर्विसेज से ही अपन रिव्यू करेंगे, बाकी चीजों को अपन को इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब ये देखो, अब इसको याद करा देता हूं तुमको क्या क्या चीजें चेक करनी है। एक तो सबसे फर्स्ट ही फर्स्ट ऑल अश्योरेंस सर्विसेज, अब जैसे रिव्यू शेल कवर, रिव्यू क्या क्या कवर करेगा, अश्योरेंस तो है पर रिव्यू क्या क्या कवर करेगा, टीसीएस, टीक्यू, टीसीएस क्यू, टी को तुम वापस लिया बीच में, टीसीएस क्यू, तुम इसे याद रखो कि जो पीयर रिव्यू है जिसका क्वालिटी अच्छा है, पीयर रिव्यू का स्कोप जो है ना, स्कोप, वो पीयर रिव्यू का स्कोप टीसीएस में अच्छा है, पीयर रिव्यू का स्पेस किस में अच्छा है, टीसीएस के अंदर अच्छा है, टीसीएस में अच्छा है, तो फिर तुम पूछोगे क्यू, टीसीएस में अच्छा है, फिर तुम पूछोगे क्यू, तुम ये ध्यान रखो कि टाइप पे स्कोप वाला है कि पीयर रिव्यू का स्कोप किधर अच्छा है, पीयर रिव्यू का स्कोप किधर है, पीयर रिव्यू का स्कोप टीसीएस में, फिर तुम पूछोगे क्यू। ठीक है, पीयर रिव्यू का स्कोप कहां पे, टीसीएस में, क्यों, पीयर रिव्यू का स्पेस का इस पे स्कोप कहां पे अच्छा है, दैट इज टीसीएस में अच्छा है, क्यों। ठीक है, तो टीसीएस टीक्यू, टीसीएस टीक्यू, तो ये हो गया टी अपना, टीसीएस टीक्यू। तो अब तुमको क्या क्या चेक करना है एश्योरेंस सर्विसेज के अंदर भी, टेक्निकल प्रोफेशन एथिकल स्टैंडर्ड, वापस आ गया कि बंदा टेक्निकल प्रोफेशन एथिकल स्टैंडर्ड सामने वाला प्रैक्टिसिंग यूनिट फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज चेक करूंगा। मैं देखूंगा सामने वाला बंदा, आईसीआई ने जो जो गाइडलाइन और डायरेक्शन इशू करी है, आईसीआई ने, काउंसिल ने, उनके रिलेटिंग टू फीस चार्ज एंड नंबर ऑफ ऑडिट अंडरटेकन, कितनी फीस चार्ज करनी चाहिए, वो मैंडेटरी नहीं है फिलहाल अभी तक तो, पर वो नहीं है कि इतनी मिनिमम फीस तो चार्ज करनी चाहिए, मैंने तुमको प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर में पढ़ाया था, हालांकि वो ओनली रिकमेंडरी नेचर के अंदर है, पर वो देखना है कि ये गाइडलाइन फॉलो तो कर रहा है ना प्रैक्टिसिंग यूनिट। और सेम ये सेम टी सी से 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, टीसीएस टीक्यू से सी से 2 पॉइंट आएंगे, सी से कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन गाइडलाइन, कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन गाइडलाइन, यहाँ पे फर्स्ट वाला डायरेक्शन गाइडलाइन रिलेटेड टू फीस, नंबर ऑफ ऑडिट अंडरटेकन, मतलब जो कंपनी ऑडिट के अंदर 20 ऑडिट की गाइडलाइन है, ऐसी अलग अलग जो गाइडलाइन है वो सब चीजें। और एक और यहाँ पे कि आर्टिकल असिस्टेंट रिलेटेड गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, फिर एस टी क्यू, टीसीएस टीक्यू, टीसीएस टीक्यू। अब ऐसे सिस्टम एंड प्रोसीजर जो भी अश्योरेंस सर्विसेज के लिए है वो सारे सही है, सिस्टम एंड प्रोसीजर जो भी अश्योरेंस सर्विसेज के लिए वो सारे अच्छे से। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ, उनका एक अच्छा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, मैंने ऊपर बोला था तुमको कि उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा तो है ना, कि वो जो भी स्टाफ है, खुद का स्टाफ है फर्म, वो फर्म के स्टाफ को अपने आपको ट्रेनिंग गाइडलाइन देते हैं, उनके स्टाफ को जीएसटी की गाइडलाइन में अपडेट करते हैं, जीएसटी भी नए सर्कुलर आते हैं तो उनको पढ़ाते हैं, वरना वो ऑडिट करने गए उनको नए नए इंडेस वगैरह के बारे में नहीं पता, टैक्सेशन गाइडलाइन के बारे में नहीं पता, तो क्या ऑडिट करके आएंगे, वो गलत ही ऑडिट करेंगे ना, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीजें चेक करेंगे अपन पीयर रिव्यू के अंदर। टीसीएस टीक्यू, टी से वापस सबसे पहले टेक्निकल प्रोफेशन एथिकल स्टैंडर्ड, सी से 2 आएंगे कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन एंड गाइडलाइन के अंदर 2 आएंगे, सी से 2 आएंगे, एक तो फीस के रिलेटेड और एक आर्टिकल असिस्टेंट के रिलेटेड, ऐसा सिस्टम एंड प्रोसीजर। टी से वापस ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर क्यू से क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, टीसीएस टीक्यू। अब पीयर रिव्यू का स्कोप होता है पिछले 3 साल तक का, आप जब वहां पे डॉक्यूमेंट करने जा रहे हो, आप जब वहां पे ऑडिट कर मतलब उसके रिव्यू करने जा रहे हो, तो अब आपको पिछले 3 साल के कोई से भी डाटा उठा के देख सकते हो। मतलब ये जैसे प्रैक्टिसिंग यूनिट थी, ये प्रैक्टिसिंग यूनिट ने उनके जो भी क्लाइंट की ऑडिट करी है, ए क्लाइंट, बी क्लाइंट, सी क्लाइंट, तो इनकी जो 3 साल पुरानी जो भी ऑडिट करी हुई है, ये जो मिस्टर पप्पू आएंगे इनकी ऑडिट करने, सीए पप्पू नाम दे दो इनको, वो जो ऑडिट करने आएंगे
वो ऑडिट के पुराने 3 साल तक के डाटा इनके कोई भी उठा सकते हैं, पुराने 3 साल तक का कोई सा भी डाटा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकता ये प्रैक्टिसिंग यूनिट कि भाई तो इस बार पीयर रिव्यू करने आया तो इसी बार का पीयर रिव्यू करके और इसी साल का करना, वो पिछले 3 साल का कभी कभी ले सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये पिछले 4 साल का मांग ले, नहीं, 3 साल तक की गाइडलाइन है तो 3 साल तक का ही ले सकते हो आप मैक्सिमम डाटा रिव्यू करने के लिए। अब ये अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब क्या होता है सर? अश्योरेंस एंगेजमेंट जो मैंने तुमको समझाया ऐसे तुमको आता है, पर आईसीआई को वापस समझाना है तुमको एग्जाम के अंदर। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर ही होता है, मतलब बाकी मैंने जो बोला था टैक्सेशन गाइडलाइन वगैरह, एक्सपर्ट बन रहे हो तुम, किसी को टैक्सेशन की सर्विसेज दे रहे हो, रिटर्न फाइल कर रहे हो, समझो अब मैंने क्या क्या, अब तुम इधर मत देखना अभी, अब तुम समझो, तुम टैक्सेशन, तुम एक तो ऑडिट कर सकते हो, ऑडिट के अलावा जितने भी काम है वो सब आउट ऑफ स्कोप में, उसमें जो वो पीयर रिव्यूअर आएगा, मतलब जो मिस्टर पप्पू आएंगे चेक करने, वो अश्योरेंस के अलावा किसी भी सर्विस को हाथ नहीं लगा सकते। अब सामने वाले चाहे कोई भी गलत गाइडलाइंस दिए, कुछ भी लिए, केवल तो डॉक्यूमेंट वगैरह मांग सकते हैं और जितना उनका स्कोप है केवल अश्योरेंस सर्विसेज पे, तो स्कोप में क्या क्या नहीं है, तो उसके अलावा भाई तुम सोचो, दिमाग लगाओ कि बंदा क्या काम करता है। मैं अगर हूं, तुम सीए हो, तो तुम क्या क्या काम कर सकते हो अगर तुम सीए कभी ऑफिस वगैरह में गए हो तो? देखो, एक तो ऑडिट हो गया, वो तो इसके स्कोप में। अब आउट ऑफ स्कोप में क्या होगा? एक तो ड्यू डिलिजेंस, क्वेश्चन ने खुद ने बोला वो एक्सक्लूड होगा, ठीक है ना, ड्यू डिलिजेंस एक्सक्लूड होता है, ड्यू डिलिजेंस नहीं आता है इसके अंदर। अब यहाँ पे और मैं टैक्सेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में सामने वाले की मदद कर सकता हूँ, टैक्स हो गया, एक्सपर्ट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, और या फिर कोई अदर सर्विसेज, ये हो गया। अब ये देखना, टैक्स, यहाँ पे आ गया एक टैक्स रिटर्न और रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस अथॉरिटी। टैक्स रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस अथॉरिटी मतलब इनकम टैक्स की कभी डिमांड आई तो तुम उसको रिप्रेजेंटेशन दोगे ना, वापस उनको रिप्लाई करोगे, ये एक टैक्स पॉइंट बन गया। एक्सपर्ट से 2 पॉइंट हो गए, अपने एक्सपर्ट से 2 पॉइंट हो गए। एक्सपर्ट विटनेस, मैं कहीं पे ऐसे चार्ट रहा हूँ, एक्सपर्ट विटनेस दे रहा कर रहा हूँ या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लाइंट के बना रहा हूँ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असिस्ट इन कंप्लाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल, या फिर अदर काम, या फिर असिस्ट इन क्लाइंट प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अदर वाले काम में, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये नॉर्मल काम तुम दिमाग से सोचो कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। और बाकी ये कि अगर तुम एक्सपर्ट से देखो तो कंसल्टेंसी भी इसी में आ जाएगी, ड्यू डिलिजेंस तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बोल रखा था। तो ये सारी सर्विसेज आउट ऑफ स्कोप के अंदर है, इस वाली को पीयर रिव्यू इन वालों का नहीं करना, ये एश्योरेंस सर्विसेज के बाहर है, तो इनको अपन को डाटा को हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। चलो नीचे, अब सर ये जो टीपी इतनी बार याद कराया था, टीपी का मतलब क्या है? टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड का। तो भाई टीपी का मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मैं तुमको नॉर्मल गाइडलाइन में समझाऊं तो तुम देखो, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड फ्रेमवर्क है, किसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस या जो भी कोई दूसरे फ्रेमवर्क है वो, या फिर आईसीआई ने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रखे वो, या फिर जितने भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, या कोई दूसरे गाइडलाइन से जो आईसीआई ने इशू करे, वो सारी चीजें, मतलब एक तो ऑडिट के रिलेटेड जितना भी मटेरियल जो आईसीआई ने इशू करा है, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस, फ्रेमवर्क, इसके रिलेटेड जितना भी मटेरियल जो भी इशू हुआ है, बस वो सारा टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड है, ये सारा फॉलो करना है अपन को। तो अब ये 3 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, सॉरी, 4 पॉइंट किसके रिलेटेड हो गए? जो मैंने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड, एस इशूड बाय द आईसीआई, जो आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट हुए हुए है, और एक इंडेस जो अंडर सेक्शन 133 इशू हुए, हो गया ना सब सही है, जो मैंने बोला था वही हो रहा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो तरह के हो गए, एक इंडेस हो गया, और इसके अलावा कोई भी फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, ऐसा कुछ भी इशू हुआ हो, या फिर कोई भी ऐसा नया प्रोविजन स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए, ऊपर के 4 पॉइंट एक तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए हो गया, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन ऑफिशियल इशू हुए हैं, या फिर उसके अलावा कोई भी प्रोविजन रिलेवेंट स्टैट्यूट जो स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए कोई इशू करा है, कोई भी नई एंगेजमेंट आई उसके लिए कोई स्पेसिफिक एंगेजमेंट, जैसे म्युनिसिपैलिटी वगैरह होते हैं इनके लिए कोई एक अलग से एंगेजमेंट गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन वगैरह होती है, माइनिंग वगैरह होते हैं इनके लिए कोई अलग से, माइनिंग वगैरह के लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से इशू हुए होते हैं, कुछ अलग से गाइडलाइंस इशू हुई होती है कि उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी। तो वैसे कोई भी स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए अगर कोई अलग से गाइडलाइन इशू हुई है, प्रोविजन है, तो वो भी फॉलो करना है। और बाकी आईसीआई ने जो भी इशू कर रखा है, जो मैंने तुमको बोला था, ईक्यूसी, एसएआई, स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट, गाइडलाइन, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन, ये सब किसके अंदर आएंगे? ये सब टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड में आएंगे। ये सारी चीजें अपन को फॉलो करनी है, मतलब करनी है।
ठीक है, तो क्या हो गया वापस, एएस, दो तरह के एएस आईसीए इशू करे, और जो 133 के अंदर इशू हुए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद स्पेसिफिक एंगेजमेंट का हो गया, फिर आईसीए ने जो भी इशू करे हुए ईक्यूसी हो गया, स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिट हो गया, गाइडलाइन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, चलो नीचे चलो, ये वही क्वेश्चन है, ऊपर पढ़ लेना तुम सब, वही सेम ही है। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू कब एप्लीकेबल होगा, किस किस को पीयर रिव्यू कराना है, समझो 3 साल के अंदर, हर 3 साल के अंदर इन एंटिटी को कराना है, जिनको बोलेंगे लेवल 1 प्रैक्टिसिंग यूनिट, और हर 4 साल के अंदर, मतलब वंस इन 4 ईयर इन प्रैक्टिसिंग यूनिट को कराना है। मतलब एक तरह से बोलूं तो 3 साल के अलावा जितने भी बचेंगे ना अदर वाले, उन सबको 4 साल में ही कराना है वैसे, पर ठीक है इधर एक स्पेसिफिक वर्ड पे दे दिया। अब क्या होता है लेवल 1 पीयू, लेवल 2 पीयू। लेवल 1 पीयू मतलब एक तरीके से मान लो बड़े बड़े हाथी सीए फर्म, बड़ी बड़ी सीए फर्म्स जो बड़ी बड़ी ऑडिट्स कर रही है, मतलब जिनका ज्यादा खतरा है, तो उनको, जिनमें ज्यादा खतरा है उनको 3 साल में एक बार कराना है, जिनमें कम खतरा है उनमें वंस इन 4 ईयर कराना है। अब मैंने यहाँ पे एक डाला हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पज ओनली, मतलब नॉट, ठीक है, एमसीक्यू पर्पज ओनली मतलब एमसीक्यू से मेरा मतलब होता है, हर जगह ज्यादा मैंने डाला है, एक तो केस सिनेरियो और एक एमसीक्यू, मतलब यहाँ पे तुमको डायरेक्ट ऐसा बहुत रेयर चांस है, मतलब आईसीआई बिल्कुल ही लालत हो जाए आईसीआई पे कि अगर आईसीआई जब डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू तुम लिखो पूरा का पूरा, तो वो हो गया भयंकर वाला रट्टाफिकेशन। आईसीआई से मुझे इतनी भी बुरी उम्मीद नहीं है कि आईसीआई ऐसा तुम्हारे साथ करेगी, तो ऐसा आने की चांस तो बहुत रेयर है, पर हाँ केस सिनेरियो में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और आएगा भी, और एमसीक्यू में भी आएगा कि एमसीक्यू में वो बोल देगा कि ये वाली ये फर्म है, अब इसको बताओ तुमको 4 साल 1 in 4 ईयर करना है, 1 in 3 ईयर करना है, लेवल 1 है लेवल 2 है, सेम केस सीनियर में भी तुमको दे देगा कि इसकी 250 करोड़ की नेटवर्थ है वो है, अब तुम बताओ इसको लेवल 1 एंटिटी है, लेवल 2 एंटिटी है, इसको 1 in 3 ईयर करना है, 1 in 4 ईयर करना है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अच्छे से रीडिंग कर लो, इसको ऐसे रटना वाला नहीं, अच्छे से रीडिंग कर लो कि एमसीक्यू केस सीनियर आ गया तो अपन सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो अब सबसे पहले आते हैं लेवल 1 पे, बाकी लेवल 1 के अलावा जो भी बचेंगे लेवल 2 है। बड़े बड़े बैंक और इंश्योरेंस वाला स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट, कौन सी ऑडिट, ओनली स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिट जो बिल्कुल हेड ऑफिस का स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर होता है, एक होता है हर ब्रांच का ऑडिटर, एक होता है हर ब्रांच का ऑडिटर, वो होता है ब्रांच ऑडिटर, नहीं उसकी बात नहीं हो रही, केवल जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर है ओवरऑल हेड ऑफिस का, वो अगर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का अगर मैं ऑडिटर हूं, मतलब मेरी सीए फर्म की 1 in 3 ईयर होगी ऑडिट, मैं लेवल 1 पीयू के अंदर आऊंगा, या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी, दैट इज एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी, बड़ी बड़ी फॉर्म में बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उनके ऑडिट अपन कर रहे हैं, बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नाम से बड़ी बड़ी है, तुमको ये पता पड़ गया होगा, बैंक, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड ऑडिट, अगर इनके अपन बड़े वाले ऑडिटर है तो अपन को लेवल 1 पीयू कहलाया जाएगा। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ सेंट्रल और स्टेट पीएसयू, मतलब पीएसयू मान के चलो, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ पीएसयू एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएसयू और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की ऑडिट, जिन पीएसयू और कोऑपरेटिव सोसाइटी का टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर है, टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर है, और नेटवर्थ 50 करोड़ के, 5 करोड़ के ऊपर, सॉरी, टर्नओवर 250 करोड़, टर्नओवर याद करो 250 करोड़ हर जगह, अभी लेवल 1 पीयू के अंदर जितने भी आएंगे ना, हर जगह टर्नओवर 250 करोड़ आना है। सुनो वापस सुनो क्या बोला मैं, जितने भी लेवल 1 पीयू के अंदर हर जगह टर्नओवर 250 करोड़ है, हर जगह टर्नओवर कितना है 250 करोड़, 250 करोड़ दिमाग में डाल लेना, तो टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर, नेटवर्थ 5 करोड़ के ऊपर, किसकी बात चल रही है, पीएसयू और कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ के ऊपर है, जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ के ऊपर है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था 250 और 5 करोड़, यहाँ पे अभी नीचे अपन ने क्या पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा 100 करोड़ की डिपॉजिट एनबीएफसी में। अब ये देखो स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज, अगर अपन एज ए सीए फर्म इनकी ऑडिट कर रहे हैं, इनकी ऑडिट कर रहे हैं, किनकी, जिसकी लिस्टेड एंटिटी, चाहे इक्विटी हो या डेट, चाहे इंडिया के अंदर लिस्टेड हो या बाहर लिस्टेड हो, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट पर इंडेज, या तो इंडेज के हिसाब से बना रहे हैं या लिस्टेड है, टर्नओवर 250 करोड़, वापस सेम जो अपन ने ऊपर पढ़ा था पीएसयू और कोऑपरेटिव सोसाइटी में टर्नओवर 250 करोड़, और वहां पे नेटवर्क कितना था पीएसयू और कोऑपरेटिव के अंदर 5 करोड़, यहाँ पे नेटवर्क कितना है 100 करोड़, यहाँ पे कितना है 100 करोड़, ये अब डिफरेंस हो गया, ऊपर कितना था 5 करोड़ पीएसयू और कोऑपरेटिव में, यहाँ पे कितना हो गया 100 करोड़, और जिनने फंड रेस करा है, फंड रेस करा है पब्लिक से या फिर बैंक से या फिर डोनेशन से 50 करोड़ के ऊपर, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर, ठीक है, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर, मतलब फंडेड का इसी बाहर से फंड आया है 50 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट,
इंक्लूडिंग ट्रस्ट विच आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की अगर अपन ऑडिट कर रहे हैं तो अपन पीयू माने जाएंगे लेवल 1 वाले। इसके अलावा जितने भी है बाकी लेवल 2 के अंदर आ जाएंगे, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट पीएसयू बैंक इनकी ब्रांचेस की, इनके ब्रांचेस की, वहां पे तो मेन वाले तो ऑडिटर थे, यहाँ पे इनके ब्रांचेस। फिर एनबीएफसी जो लेवल 1 के अंदर कवर नहीं है, इनको मैंने बहुत अच्छे से जमाया, इनका आमने सामने रखा है इनको, बाकी आईसी ने तो कचरा कर रखा था, तो मॉड्यूल खोल के देखना, ठीक है। और बाकी यूडीआई किसी ने किसी स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर जनरेट करा है तो वो लेवल 2 अभी तक स्पेसिफाई करानी क्या स्पेसिफाइड नंबर है, और एनी अदर यूनिट जो ऊपर कवर नहीं है वो सब इधर ही आएगा ओवरऑल, ठीक है ना। चलो नीचे, अब स्पेशल केस रिव्यू, दो ऊपर तो अपने पढ़े अभी लिमिट वगैरह के हिसाब से, अब ये स्पेशल केस रिव्यू कहीं कहीं पे आईसीआई खुद चला के बोल देगा, आईसीआई की डिसिप्लिनरी बॉडी या फिर कोई, कि भाई इस फर्म को की मुझे गड़बड़ लगती है, इस फर्म की ऑडिट अभी क्या, इस फर्म का पीयर रिव्यू अभी करा, हाथों हाथ करा, वो वाला हो गया। या फिर कोई प्रैक्टिसिंग यूनिट होती है वो खुद स्यू मोटो अप्लाई कर देगी। सर ये स्यू मोटो क्यों अप्लाई करेंगे, उनको क्यों मजा आ रहा है अपनी रिव्यू कराने से? भाई ऐसा होता है कि कुछ ही जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, कुछ ही लिस्टेड कंपनी वगैरह, इनकी गाइडलाइन होती है, और एक तो होता है कि 3 साल के अंदर अगर आपने पीयर रिव्यू नहीं कराया तो आप लिस्टेड कंपनी की ऑडिट साइन नहीं कर पाओगे, बहुत जगह गाइडलाइन होती है ये। और साथ में कुछ ऑडिट होती है, कुछ ऑडिट के लिए उनका जो सिस्टम है उन्हीं का, मतलब जो कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट्स होता है, उन कॉर्पोरेट्स का, उन ऑडिटेड एंटिटी जिनकी बात कर रहा हूं, उनका सिस्टम होता है कि जो हमारी फर्म है, जो हमारी ऑडिट करने वाली है, उसका पीयर रिव्यू हर 1 साल में हो, 2 साल में हो, उनकी गाइडलाइन होती है। तो वरना जब तक इन्होंने खुद का पीयर रिव्यू नहीं करा पाया, वो दूसरों के फाइनेंशियल साइन नहीं कर पाएंगे इस वजह से। और अगर ऐसा उन्होंने स्यू मोटो अप्लाई करा तो जो बोर्ड है, मतलब आईसीआई की बोर्ड है, पीयर रिव्यू बोर्ड, मतलब पीयर रिव्यू बोर्ड है आईसीआई की, वो 30 दिन के अंदर अंदर उस पर कुछ एक्शन लेगी, मतलब कराएगा उसका पीयर रिव्यू। और एक ऑडिटी जो क्लाइंट जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वो खुद रिक्वेस्ट करेगी भाई मेरे को मेरे जो ऑडिटर है उस पर थोड़ा कम भरोसा है, तुम इसका पीयर रिव्यू करो। ये हर कुछ करके आता है ऑडिट के नाम पे, हमारी फर्म का कुछ भी कर देता है ये, इसका एक बार पीयर रिव्यू करो, ऐसा। और बोर्ड चाहे तो शॉर्टर इंटरवल पे भी करवा सकता है, मतलब ऊपर जो 3 4 4 साल है ना, बोर्ड चाहे तो कर शॉर्टर इंटरवल पे भी करवा सकता है, कि इससे कम पीरियड के अंदर भी आपकी बार बार पीयर रिव्यू हम करवाएंगे, ठीक है। अब ये तुम देख लेना, ये सेम है, नेटवर्थ 279 हो गया भाई, कितनी होनी चाहिए थी नेटवर्थ? नेटवर्थ होनी चाहिए थी मैक्सिमम 100 करोड़ तक, तो मतलब 100 करोड़ से एग्जिट हो गया, मतलब तो 100 करोड़ के एग्जिट हो गया तो लेवल 1 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन है ये, तुम देख लेना केस सिनेरियो। पीयर रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड ओनली एमसीक्यू पर्पस के लिए, बाकी आज तक कोई क्वेश्चन आता नहीं, आएगा भी नहीं, ठीक है, बस एमसीक्यू पर्पस के लिए देख लेना। भाई पीयर रिव्यू बोर्ड जो होता है वो आईसीआई का खुद का बनाया हुआ होता है। पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर मैक्सिमम 12 मेंबर हो सकते हैं, 50% आईसीआई के मेंबर होने चाहिए उसके अंदर, मतलब आईसीआई के काउंसिल के मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 12 मेंबर, उसमें 50% आईसीआई काउंसिल के होने चाहिए, मैक्सिमम 12 मेंबर, उसमें 50% आईसीआई काउंसिल में होने चाहिए। मे और मे नॉट नॉमिनेट मेंबर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कोई मेंबर ले सकते हैं क्या आउटसाइड आईसीआई वगैरह के? हाँ मे ले सकते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी होते हैं इसके अंदर। अब इनके एक रोटेशन लगता है कि जो पीयर रिव्यू बोर्ड है उसका जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होगा वो हर साल रोटेट होगा, रोटेशन मतलब हर साल चेंज होगा, पीयर जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो उसके अलावा जो रिमेनिंग मेंबर होंगे वो 2/3 मेंबर, जैसे वो रोटेशन तुमने पढ़ा हुआ है ना कंपनी के अंदर, वैसा सेम, वैसे यहाँ पर 2/3 मेंबर या तो 3 साल या जो भी टर्म है, विच एवर इज लोअर, या तो 3 साल या जो भी टर्म है, कितना 2/3 मेंबर या तो 3 साल या उसका टर्म है, उसमें वो रोटेशन लेना पड़ेगा। मैक्सिमम 12 मेंबर होते हैं, 50% आईसीआई काउंसिल के होने चाहिए, रोटेशन होगा 2/3 मेंबर का 3 साल या जितना प्रीडी स्पेसिफाई होगा टर्म्स, विच एवर इज लोअर। चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट हर साल रोटेट होंगे। डिस्क्वालीफाइड कब होगा? वो जब मेंबर, कोई भी मेंबर कैजुअल वैकेंसी काउंसिल फिल करेगी, ठीक है। डिस्क्वालीफाई कब होगा? जब डिसिप्लिनरी कमेटी या डिसिप्लिनरी बोर्ड ऑफ आईसीआई का शैल नॉट बी मेंबर ऑफ बोर्ड, मतलब मैं अगर डिसिप्लिनरी कमेटी, जो आईसीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी होती है ना, जो तुम अगर प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने बताया था, तुमने मेरी वीडियो देखी हो तो वहां पे बताया डिसिप्लिनरी कमेटी, तो डिसिप्लिनरी कमेटी का अगर मैं मेंबर हूं तो मैं पीयर रिव्यू बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता हूं। और इसके अंदर कोरम कितना होगा? 1/3 कोरम होना चाहिए, नॉट लेस देन 3 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन, चेयरमैन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, अदरवाइज वाइस चेयरमैन, ठीक है ना। तो ऊपर रोटेशन 2/3 पे लगेगा और कोरम इसका 1/3 है, वो नॉट लेस देन 3 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन तो होना ही चाहिए। नंबर ऑफ मीटिंग 1 मीटिंग, एटलीस्ट 1 मीटिंग every calendar year, at least 1 meeting every calendar quarter, sorry every calendar quarter, okay, तो at least 1 meeting every calendar quarter, हर क्वार्टर में, कैलेंडर क्वार्टर में एक मीटिंग तो होनी ही चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू पर्पस। एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यूअर, भाई आप बताओ पीयर रिव्यूअर कौन करेगा? भाई हर कोई जाके पीयर रिव्यू करेगा क्या? एक तरफ एंटिटी है इतनी बड़ी, मतलब सॉरी, और सीए फर्म है इतनी बड़ी जो इतनी बड़ी बड़ी ऑडिट संभाल रहा है, अब उसके लिए कोई छोटा मोटा सीए तो अपन रख नहीं सकते पीयर रिव्यू करने वाला, तो पीयर रिव्यूअर भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, ताकि वो बड़ी फर्म की ऑडिट कर, मतलब रिव्यू कर पाए। तो भाई पीयर रिव्यूअर की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि कौन पीयर रिव्यूअर बन सकता है? तो भाई सबसे पहले एलिजिबिलिटी होनी चाहिए
कि वो एटलीस्ट 7 साल प्रैक्टिस में होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग मतलब सीओपी होल्ड करना चाहिए, एटलीस्ट 7 ईयर प्रैक्टिस में होल्ड करना चाहिए, या फिर 10 साल किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है और 3 साल प्रैक्टिस के अंदर है। या तो 7 साल प्रैक्टिस, या फिर 10 साल इंडस्ट्री और 3 साल प्रैक्टिस, या तो 7 साल प्रैक्टिस में वो, या फिर 10 साल इंडस्ट्री और 3 साल प्रैक्टिस। फर्दर उसको जो पीयर रिव्यूअर बोर्ड है उसकी तरफ से एक ट्रेनिंग मिल चुकी है। एक ट्रेनिंग और टेस्ट होता है जब भी आप पीयर रिव्यू के लिए आप अप्लाई करते हो कि मेरे को पीयर रिव्यूअर बनना है, तो आपको रिक्विजिट ट्रेनिंग और टेस्ट आप दे चुके हो। सबसे पहले ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद जो एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी सब में ही होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी तो भाई काम खत्म हो जाएगा। आप वहां के डाटा उठा रहे हो क्लाइंट के, जो सामने वाला बंदा ऑडिट कर रहा था, तो वो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसके फर्म उसके जो भी क्लाइंट्स थे उसके डॉक्यूमेंट चुरा चुरा के ला रहे हो और जनता में डॉक्यूमेंटेशन आप बांट रहे हो इन्फॉर्मेशन, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को आप खुद के पर्सनल यूज के लिए काम कर रहे हो कि आप इसकी ऑडिट में ले लूंगा, अभी तो ये ऑडिट करता है, अब मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट आ गए, ऑडिट फीस कितनी कोट करता है, मैं उससे कम कोट करके मैं इसकी ऑडिट ले लूंगा, अगली बार मैं छीन लूंगा इसकी ऑडिट। ऐसी चीजें नहीं करनी, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है और डिक्लेरेशन देनी है पीयर रिव्यूअर बोर्ड को जो वो मांगे। ठीक है, अब मैं डिस्क्वालीफाई कब होऊंगा? अभी ऊपर ऊपर ने क्या पढ़ा, 7 साल प्रैक्टिस, 10 साल जॉब, मतलब 10 साल इंडस्ट्री में, 3 साल प्रैक्टिस। ठीक है ना, उसके बाद अपन ने पढ़ा उसको कॉन्फिडेंशियल वगैरह के डिक्लेरेशन देने चाहिए और जो भी पीयर रिव्यूअर अलग अलग डिक्लेरेशन देते हैं वो चाहिए। अब मैं डिस्क्वालीफाई कब होऊंगा? जब भी मेरे ऊपर कोई भी तरह की डिसिप्लिनरी कमेटी का कोई भी एक्शन हुआ हो, या फिर कोई भी मैं मॉरल एप्टीट्यूड वगैरह में अगर मैं कभी भी कन्विक्टेड हुआ हूँ कोर्ट के थ्रू, या फिर मैंने कभी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करा है, मतलब मैंने कोई भी गंदा काम करा, मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स की गिल्टी वाला, तो मैं डिस्क्वालीफाई हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। फर्दर एक और चीज कि मैंने अगर जिस फर्म की ऑडिट कर रहा हूँ, मतलब रिपेयर रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं 2 साल पहले मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए था। मतलब उसने मेरे को 2 साल पहले तक, मतलब लास्ट 2 इयर्स के अंदर कोई भी प्रोफेशनल असाइनमेंट उसने मुझे आउटसोर्स नहीं करा, और नेक्स्ट 2 ईयर पीयर रिव्यू होने के बाद नेक्स्ट 2 ईयर तक भी मैं उससे कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मतलब पीयर रिव्यू करा मैंने इस टाइम पे, तो इसके पहले के 2 साल और इसके बाद के 2 साल, इन टाइम पे मेरा उस जो सीए फर्म है दूसरा वाला जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है, उनसे मैंने कोई भी लास्ट के 2 ईयर में मैंने कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करा था, प्रोफेशनल असाइनमेंट, और आगे के आने वाले 2 साल में भी मैं उनसे कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। रिव्यूअर शैल नॉट एक्सेप्ट ये टू ये वो ये जो मैंने तुमको बताया और ठीक है ना। और बाकी मैंने बोला था तुमको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट, डिसिप्लिनरी, कॉन्विक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और एक और चीज जो मैंने तुमको नहीं बताई कि ही हैज अंडरगॉन ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप, मैंने अगर उस प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के अंदर करी है कि मैं उसका ही आर्टिकल था या उसी के अंदर मैंने ट्रेनिंग करी है, अब मैं उसी फर्म की पीयर रिव्यू करने वाला हूं, तो भाई वापस तो मेरा मिलने वाला प्रिंसिपल मिल जाएगा, बॉस मिल जाएगा, वो मेरे को ऐसे चमका देगा, तू वापस मेरी ऑडिट करेगा, तू मेरे यहाँ से सीख के गया मेरी ऑडिट करेगा, तो वो वाला एक इंडिपेंडेंस इशू आ जाएगा, इसलिए अपन उसकी ऑडिट वापस मतलब पीयर रिव्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो। क्वालिफाइड असिस्टेंट मतलब क्वालिफाइड मतलब आप जो पीयर रिव्यूअर है, मतलब मैं एक पीयर रिव्यू केवल सीए ही कर सकता है, तो पर आप आपके साथ कोई असिस्टेंट रख सकते हो क्या? असिस्टेंट रख सकते हो, केवल एक असिस्टेंट रख सकते हो पीयर रिव्यू करने के लिए, और वो जो असिस्टेंट रख रहे हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड इन द सेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। फर्दर जो जो मेरे क्राइटेरिया फुलफिल थे कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी वाला होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, वो सब चीजें वो बंदा भी फुलफिल करना चाहिए जो मेरा असिस्टेंट है। ठीक है ना, तो क्वालिफाइड असिस्टेंट ओनली वन, कॉन्फिडेंशियलिटी इसको भी रखनी है। अब अप्रोच ऑफ पीयर रिव्यूअर की अप्रोच कैसी होगी भाई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तुम पीयर रिव्यू की स्टेप वाइज अप्रोच क्या होगी भाई, नॉर्मल सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑडिट आती है, कोई भी रिव्यू आएगा, तुम क्या करोगे? सबसे पहले मेरे पास उसका पीयर रिव्यूअर का एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आएगा कि तुम पीयर रिव्यूअर बन रहे हो, तुमको इसकी पीयर रिव्यू करनी है, ठीक है ना। तो मेरे पास टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आएगा, मैं उस एंगेजमेंट लेटर को समझूंगा, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर को समझूंगा। ये देखो, ये मेरे पास आया, करो भाई, मेरे पास सबसे पहले उसने मुझे अपॉइंट करा, सबसे पहले जो मेरे पास एंगेजमेंट लेटर आया, उस एंगेजमेंट लेटर को, ये एंगेजमेंट लेटर है, ठीक है ना, ये एंगेजमेंट लेटर को मैं समझूंगा। ये एंगेजमेंट को मैंने पढ़ा ध्यान से, ये अब मुझे पता पड़ा, मैंने इस पे ध्यान से सोचा मैंने, यार इतनी बड़ी फर्म है, अब इससे इतनी बड़ी फर्म की कौन कौन सी ऑडिट्स हैं, तो मेरे पास ऑडिट का इसका डाटा था कि ये 15 एंटिटी की ऑडिट करती है, बड़े बड़े 15 एंटिटी की। अब मेरे को 15 में से 5 कोई भी एंटिटी निकाल लूंगा कि इन 5 एंटिटी ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे फ्रॉड होने की ज्यादा चांसेस है, तो मैं वो 5 एंटिटी का उससे डाटा मांगूंगा जिस 5 एंटिटी की उसने ऑडिट करी है। 5 एंटिटी में सैंपल्स की तरफ ले लूंगा उसके, ठीक है ना, जो भी सैंपल्स करे उस अश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एंटिटी में वो ले लूंगा। फिर उसके बाद जो मैंने ये एंटिटी, मतलब जो मैंने क्लाइंट सेलेक्ट करे उस बंदे के,
अब उस क्लाइंट का मैं देखूंगा शुरू से लेके एंड तक के प्रोसीजर तो सही थे ना, शुरू से लेके एंड तक के, मतलब उसने जो सामने वाली प्रैक्टिसिंग यूनिट था उसने कभी ना कभी उन क्लाइंट का एक्सेप्ट करा होगा, मतलब एंगेजमेंट लेटर उन क्लाइंट का भी साइन करा होगा कि हाँ मैं तुम्हारी ऑडिट एक्सेप्ट करता हूं। तो मैंने तुमको पढ़ाया था एसए 200 भी था, एसक्यूसी 1 भी था, एसए 210 भी था और एसए 220 भी था। उनके अंदर सब में छोटा छोटा दे रखा था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। अगर तुमको मेन याद हो तो एसक्यूसी 1 और ऐसे 220 के अंदर एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन का होना चाहिए। होता है कि आपको किस किस की ऑडिट एक्सेप्ट करनी है, किस किस की नहीं करनी है। अगर सामने वाले मैनेजमेंट पे आपको इंटीग्रिटी का डाउट है तो उसकी ऑडिट एक्सेप्ट मत करो। तो अब मेरे को ये देखना है कि उस बंदे ने इसकी जब एक्सेप्ट करी थी ऑडिट, इसकी ऑडिट जब एक्सेप्ट करी थी तो वो एक्सेप्ट करते वक्त उसने क्या क्या पॉलिसी वगैरह अप्लाई थी अपनी, कि उसके ऐसा तो नहीं था कि नहीं जब पैसा दे रहा है तो कोई सी भी ऑडिट ले लो, चाहे गंदे से गंदे इंसान के ले लो, कितना ही फ्रॉड कर रहा है, पैसा आ रहा है तो सबकी ले लो। नहीं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर अच्छे तो थे ना जब आप उस सामने वाले बंदे की ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे थे। उसके बाद मैंने ये देखा कि हाँ ये पॉलिसी तो सही थी। अब उसके बाद मैं देखूंगा कि उसने कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो ऑडिट के अंदर लगा है, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो ऑडिट करते वक्त लगा है, ये तो क्या था ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त, अब ये ऑडिट करते वक्त। अब फाइनल आएगा कंक्लूजन, फाइनल आएगा कंक्लूजन करते वक्त उसने डॉक्यूमेंटेशन सबका सही करा है। फाइनल आएगा डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त, ऑडिट करते वक्त और डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त, 3 स्टेज हो गई, ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त, ऑडिट करते वक्त और डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त। बस अब यही है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था तुमको, सबसे पहले मैं अंडरस्टैंड करूंगा इंगेजमेंट को, अंडरस्टैंडिंग द एंगेजमेंट लेटर। उसके बाद मैंने 5 सैंपल सेलेक्ट करे थे, उसके बाद मैंने क्या करा था 5 सैंपल सेलेक्ट करे थे। ये 5 सैंपल, नंबर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट सेलेक्टेड रिक्वायर, 5 सैंपल मैंने सेलेक्ट करे। उसके बाद पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखा, पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट, ये एक्सेप्ट करते वक्त। अब है कि करते वक्त, वैसे फिलहाल ये जो मैंने बोला ना करते वक्त तो डॉक्यूमेंट करते वक्त, ये वो नहीं है कि जो प्रैक्टिसिंग यूनिट ऑडिट कर रही है, ये होगा असली के अंदर। तो मैंने तुमको याद कराने के लिए बोल दिया, असली में तो ये है कि अब मैं पीयर रिव्यूअर, अब मैं उनके ऊपर मतलब पीयर रिव्यूअर रिव्यू करते वक्त कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाऊंगा पीयर रिव्यू करते वक्त, ठीक है ना। पर याद करने के लिए इजी बिट रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर में लगाऊंगा, मैं रिव्यू करूंगा ना तब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लायंस से रिव्यू सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाऊंगा। कंप्लायंस प्रोसीजर तुम जानते हो ना, इंटरनल कंट्रोल वगैरह चेक करने के लिए पॉलिसी प्रोसीजर सब कुछ सही है। सब्सटेंटिव तुम जानते ही हो, उनके वर्किंग पेपर इवेल्यूएट करने के लिए, डीपली एग्जामिनेशन करने के लिए, टेस्ट ऑफ डिटेल तुम स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में से पढ़ चुकी हो। रिव्यू ऑफ फाइनली, फाइनल जो थर्ड स्टेज थी, पहले ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त, ऑडिट करते वक्त, फिर फाइनली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड, फाइनली लास्ट में क्या था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड। अब मैं इवेल्यूएशन ऑफ रिकॉर्ड करूंगा, सामने वाले के इवेल्यूएशन ऑफ रिकॉर्ड करूंगा। इवेल्यूएशन ऑफ रिकॉर्ड में मैं क्या देखूंगा, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर थे या सिग्निफिकेंट डिसीजन थे उनको एडिक्वेट ऑडिट डॉक्यूमेंट करके ऑडिट एविडेंसेस बना लिया। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर थे आपने उनके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन लिए, उनको प्रॉपर रिजॉल्व कर दिया है, उसके बाद ही आपने ऑडिट के लिए आगे बढ़े हो। और कोई भी सिग्निफिकेंट डिसीजन थे वो आपने डॉक्यूमेंट कराया, और जो डॉक्यूमेंट कराया वो फाइनल आपका ऑडिट एविडेंस कहलाएगा। मतलब एडिक्वेट ऑडिट एविडेंसेस तो है अपने पास, मतलब अपने पास फाइनली एडिक्वेट ऑडिट एविडेंसेस तो है। अब आपको याद हो गया होगा। अब मैं आपसे अगर 5 पॉइंट एक बार वापस याद कराऊं मैं तुम लोगों को, सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर आया, एंगेजमेंट लेटर को समझूंगा, एंगेजमेंट समझूंगा। अब मैं सोचूंगा इसमें से भाई ये तो 15 एंटिटी की ऑडिट करता है, मैं इसमें से कौन से 5 सैंपल निकालूं। 5 सैंपल मेरे को पता पड़ गया कि ऐसे 5 सैंपल ये निकाल सकता हूं। उसके बाद मैं देखूंगा कि इस 5 सैंपल के अंदर ऑडिट एक्सेप्ट करते हुए उसने क्या पॉलिसी प्रोसेस लगाया, एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, पॉलिसी एंड प्रोसेस फॉर एक्सेप्टिंग पर्टिकुलर एंगेजमेंट। उसके बाद ऑडिट करते हुए कौन कौन से प्रोसेस लगाए, मतलब कंप्लायंस सब्सटेंटिव प्रोसेस। बिकॉज फाइनली जो भी एविडेंस तो रिकॉर्ड्स थे वो डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर सिग्निफिकेंट मैटर, सिग्निफिकेंट डिसीजन, ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। 5 पॉइंट याद होगा तुमको, 5 स्टेप ये होनी है। ऑब्लिगेशन ऑफ पीयर रिव्यूअर एंड प्रैक्टिसिंग यूनिट, प्रैक्टिसिंग यूनिट की क्या ऑब्लिगेशन होगी, प्रैक्टिसिंग यूनिट की क्या ऑब्लिगेशन होगी, मतलब मैं एज एन पीयर रिव्यूअर उसकी रिव्यू करने जा रहा हूं तो उस प्रैक्टिसिंग यूनिट की क्या ऑब्लिगेशन होगी मेरे प्रति उसकी ऑब्लिगेशन ये होगी, मुझे वो सारा का सारा डाटा प्रोवाइड करे, मुझे पूरी की पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करे, मैं कोई फर्दर इंफॉर्मेशन मांगू तो फर्दर इंफॉर्मेशन भी मुझे प्रोवाइड करे। ये सारी चीजें एक तरीके से बस यही है। प्रोड्यूस रिव्यूअर टू अलाउ एक्सेस ऑफ एनी रिकॉर्ड, जो मैं मांगूंगा एक्सेस वो मेरे को देगी, मैं उन रिकॉर्ड पे कोई एक्सप्लेनेशन मांगूंगा वो भी देगी, मुझे पूरा अच्छी तरह से असिस्ट करेगी, मुझे पूरा अच्छी तरह से असिस्ट करेगी। तीनों सो इंपॉर्टेंट हो गया ना, मैंने डॉक्यूमेंट मांगा, एक्सप्लेनेशन मांगा, असिस्टेंस मांगी, मैंने डॉक्यूमेंटेशन मांगा, असिस्टेंस मांगा, एक्सप्लेनेशन मांगी, एनी रिकॉर्ड एक्सप्लेनेशन असिस्टेंस, एनी रिकॉर्ड एक्सप्लेनेशन असिस्टेंस ये भी दिया। और अगर कोई भी डाटा लेजिबल फॉर्मेट में नहीं था, मतलब मेरे को आती है इंग्लिश और हिंदी बट सामने वाले ने उर्दू, मराठी, तेलुगु उसके अंदर कोई रिकॉर्ड बना रखे, तो वो उसको प्रॉपर्ली ऑथोराइज मैनर में कन्वर्ट करे उसको हिंदी इंग्लिश के अंदर, फिर मुझे
जो डाटा प्रोवाइड करे लेजिबल फॉर्म में जो समझने लायक हो। अब यही ऑब्लिगेशन अगर मैं बात करूं पीयर रिव्यूअर की क्या ऑब्लिगेशन होगी, मेरी क्या ऑब्लिगेशन होगी, मैं रिव्यू करने जा रहा हूं पीयर रिव्यूअर की मेरी ऑब्लिगेशन सबसे बड़ी होगी कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे बड़ी मेरी ऑब्लिगेशन होती है कॉन्फिडेंशियलिटी कि मैं कोई भी, अब तुम समझो अगर तुम्हारा केस सिनेरियो आ गया कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि अगर सामने वाला जो प्रैक्टिसिंग यूनिट था, प्रैक्टिसिंग यूनिट एबीसी क्लाइंट की ऑडिट करता था, अब मैंने क्या करा, मैंने उसे डाटा मंगाए थे रिव्यू करने के लिए, एबीसी क्लाइंट की फाइल की डॉक्यूमेंटेशन मंगाई थी, तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन ले तो ली, अब मैं क्या एबीसी के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल है, उसकी कोई भी पेपर वगैरह का एक्सट्रैक्ट लेके रख नहीं सकता अपने पास। तुमने चेक कर लिया, उसको वापस यू का यू दे दो, कोई भी एक्सट्रैक्ट तुम रख नहीं सकते हो अपने पास, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी इशू आ जाएगा वरना, ठीक है ना। क्लाइंट फाइल और रिकॉर्ड को कोई भी एक्सट्रैक्ट नहीं करना है उसके वर्किंग पेपर के। और एक और है, सबमिट ए कॉपी ऑफ हिज वर्किंग पेपर टू द बोर्ड इफ कॉल्ड विद इन 18 मंथ ऑफ सबमिशन ऑफ रिव्यूअर रिपोर्ट। एमसीक्यू पॉइंट मतलब, एमसीक्यू पॉइंट मतलब जब मैंने रिपोर्ट इशू कर दी, मैं पीयर रिव्यूअर हूं, पीयर रिव्यूअर की रिपोर्ट की बात हो रही है, पीयर रिव्यूअर ने जब रिपोर्ट इशू कर दी पीयर रिव्यू की, तो अब यहां से लेके 18 महीने के अंदर अंदर मुझे बोर्ड को, पीयर रिव्यू बोर्ड को, जो मेरे वर्किंग डॉक्यूमेंट है, मतलब पीयर रिव्यूअर के जो मैंने भी तो डॉक्यूमेंट बनाए होंगे ना मेरे खुद के वर्किंग डॉक्यूमेंट, वो मुझे अगर पीयर रिव्यू बोर्ड मांगेगी तो उसको सबमिट कराने पड़ेंगे 18 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। अब पीयर रिव्यू की प्रोसेस बहुत नॉर्मल है, बहुत ईजी है, पीयर रिव्यू की प्रोसेस बहुत ईजी है। सबसे पहले प्रैक्टिसिंग यूनिट को बोलेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिसिंग यूनिट को बोलेंगे, भाई प्रैक्टिसिंग यूनिट तेरी पीयर रिव्यू की बच्ची आ गई इस बार, तेरी पीयर रिव्यू हम इस साल करेंगे, तेरी बच्ची आ गई पीयर रिव्यू करवाने की, ये ले, तो उसको एक नोटिफिकेशन ड्रॉप कर देंगे, नोटिफिकेशन ड्रॉप करेंगे, पीयर रिव्यू इस बार तेरी पीयर रिव्यू करेंगे, प्रैक्टिसिंग यूनिट इस बार तेरी पीयर रिव्यू करेंगे हम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक फिक्स क्वेश्चनरी होती है, वो पीयर रिव्यूअर क्या सॉरी प्रैक्टिसिंग यूनिट को पकड़ा देंगे, ये क्वेश्चनरी भर के दे। उस क्वेश्चनरी के अंदर होता है कि आपने, आप में कितने पार्टनर है आपकी फर्म के अंदर, किस किस जने की आपने इस बार ऑडिट करी है, उन क्लाइंट्स का कितना टर्नओवर था, वो सारी चीजें एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है उसका, तो वो क्वेश्चनरी उसको पकड़ा देंगे अपन कि 7 दिन के अंदर भरते रहे। 7 दिन यहाँ पे ज्यादा याद रखना, हर जगह 7 दिन ही है, मैक्सिमम जगह 7 दिन है, एमसीक्यू में कहीं भी आएगा तुमको ऐसे तो याद करना है, यहाँ पे एक अलग भी आएगा, यहाँ पे कोई आगे नीचे आएगा डेज का, पर ऐसे तुमको याद है ना, कहीं भी याद है, पीयर रिव्यू के अंदर 7 दिन चेप देना। 7 दिन के अंदर अंदर प्रैक्टिसिंग यूनिट होगी, वो अपन को क्वेश्चनरी भर के देगी, मतलब बोर्ड को। फिर उसके बाद अब प्रैक्टिसिंग यूनिट का ऑप्शन देंगे कि 3 पीयर रिव्यूअर का ऑप्शन देंगे, 3 पीयर रिव्यू का, ये 3 पीयर रिव्यूअर है, अब 3 पीयर रिव्यू में से तू कोई भी चुन ले कि तेरे को किससे रिव्यू करवानी है, ठीक है। 3 पीयर रिव्यू में से तू कोई भी चुन ले किससे रिव्यू करानी है। फिर 1 ऑफ 3 रिव्यू है इंटीमेट टू द बोर्ड विद इन 7 डेज, वापस 7 दिन के अंदर वो क्वेश्चनरी भरा, क्वेश्चनरी करने के बाद चूज करा, और 7 दिन के अंदर अंदर ही वो बता देगी कि इस वाले बंदे से मेरे को ऑडिट करानी है। फिर जिस वाले बंदे से ऑडिट करानी है, मतलब रिव्यू कराना है, उस वाले बंदे के पास जाएगी अब नोटिफिकेशन कि भाई इसने तेरे को चुना है कि तू रिव्यू करेगा, तू एग्री है ना, इसका रिव्यू करेगा ना, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर बोर्ड शैल इंटीमेट द रिव्यूअर टू सेलेक्ट सीक कंसेंट विद इन 7 डेज, मुझे पीयर रिव्यूअर को 7 दिन के अंदर वापस कंसेंट देनी है, ठीक है। तो 7 दिन 7 दिन 7 दिन ये याद कर लेना तुमको। और 3 का ऑप्शन होगा, 3 रिव्यूअर का, 3 में से कोई एक चुनना है, ठीक है। नीचे चलो, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट, एक क्वेश्चनरी थी, जो एक क्वेश्चनरी मैंने पीयर रिव्यू बोर्ड को सबमिट कराई थी, अब दूसरी क्वेश्चनरी और कुछ जो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट डाटा और कुछ भी अलग होता है, वो यहाँ पे विद इन 2 डेज आ गया, यहाँ पे 2 डेज आ गया 7 की जगह, जो मैं तुमको बोल रहा था कि एक अलग आएगा, ये 2 डेज के अंदर मुझे प्रैक्टिसिंग यूनिट को सबमिट कराना पड़ेगा। जैसी कंसेंट मैंने दे दी प्रैक्टिसिंग यूनिट ने कि हाँ मैं इसका रिव्यू करने के लिए तैयार हूं, तो अब विद इन 2 डेज के अंदर जो प्रैक्टिसिंग यूनिट होगी वो मुझे डाटा सबमिट करेगी, और क्वेश्चनरी वो मुझे सबमिट करेगी कि ये लो, ये मेरा डाटा है, तुम फटाफट रिव्यू करो मेरा। अर्लियर सबमिटेड टू द बोर्ड टू रिव्यूअर अलोंग विद ये चीजें कि मेरे पे कोई प्रोसीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, जो बोर्ड को सबमिट करे थे क्वेश्चनरी वो ओपन करेगी, अब साथ में कुछ और डाटा के साथ भी, ठीक है। तो अब सिलेक्शन ऑफ सैंपल, अब वही रिव्यूअर जो मैंने बोला था सिलेक्शन करता है एक सैंपल का, तो विद इन 7 डेज, वापस 7 डेज आ गया भाई, 7 डेज से 7 डेज आ रहा है। द रिव्यूअर शैल विद इन 7 डेज ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग यूनिट, प्रैक्टिसिंग यूनिट से 7 डेज से जैसे अपन को डाटा मिला उसके 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को सैंपल सेलेक्ट करने, कोई अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगानी है तो वो अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मंगा सकता हूँ। प्लस ऑन साइट रिव्यू मतलब अब मैं वहां जाके पीयर रिव्यूअर की जगह पे जाके, सॉरी प्रैक्टिसिंग यूनिट की जगह पे जाके, जहाँ उसका ऑफिस है वहां पे जाके भी उसके डाटा चेक कर सकता हूँ, वहां की विजिट भी कर सकता हूँ, पर मेरे को वहां जाने के पहले एटलीस्ट 5 डेज बिफोर उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो तैयारी पहले कर रख के चल कि तू अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बाहर निकाल के रखते हैं, एटलीस्ट 5 डेज पहले मुझे उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। और साथ में जो मेरी वहां पे विजिट होगी वो 7 दिन से ज्यादा विजिट नहीं होगी, 5 दिन पहले इंटीमेट करना है और 7 दिन से ज्यादा मैं उसकी ऑफिस में नहीं जा सकता, और 60 डेज के अंदर अंदर मुझे मेरा पीयर रिव्यू प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट करना है।
जब से मतलब पीयू को इंटीमेट करा था, जब से फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफाइंग द प्रैक्टिसिंग यूनिट अबाउट इट सिलेक्शन, जब से 60 डेज, ठीक है। तो अब 5 दिन पहले पहले मुझे एटलीस्ट इंटीमेट करना है उसको, और नीचे यहाँ पे है कि 7 दिन से ज्यादा उसकी एक्सटेंशन विजिट नहीं बढ़ सकता, और 60 डेज के अंदर अंदर मुझे वो मेरी पीयर रिव्यू खत्म करनी है, ठीक है। चलो नीचे, अब एग्जीक्यूशन। पीयर रिव्यू विजिट 7 दिन से ज्यादा नहीं होगी। अब एक कंप्लायंस रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंस रिव्यू ऑफ जनरल कंट्रोल। तुम जनरल कंट्रोल का पीयर रिव्यू मतलब कैसे कंप्लायंस रिव्यू कैसे करोगे तुम इसका, जनरल कंट्रोल का जो सामने वाली प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसके कंप्लायंस रिव्यू कैसे करोगे, मतलब उसका कंट्रोल कैसे चेक करोगे। आई मोसो, कैसे, आई मोसो, 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 आई मोसो। इंडिपेंडेंस, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल एंड स्टैंडर्ड, आउटसाइड कंसल्टेशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सामने वाला प्रैक्टिसिंग यूनिट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो भी ऑडिट कर रहा है वो उसका सामने उसने प्रोफेशनल स्किल पूरी मेंटेन कर रखी है, अगर कहीं पे जरूरत है तो आउटसाइड से कंसल्टेशन भी ले रहा है, स्टाफ रिक्रूटमेंट सुपरवाइजन डेवलपमेंट वो अच्छी तरह से कर रहा है, स्टाफ को ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ दे रहा है, ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका अच्छा है। आई मोसो, आई मोसो, आई मोसो। इंडिपेंडेंस, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल, आउटसाइड कंसल्टेशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट सुपरवाइजन डेवलपमेंट, ओसी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। सिलेक्शन ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज एंगेजमेंट रिव्यू में कैसे सेलेक्ट करूंगा, इंपॉर्टेंट, कैसे सेलेक्ट करूंगा कि किस किस का मेरे को जो सैंपल निकालने, सैंपल वो किस किस अश्योरेंस सर्विसेज के सैंपल निकालने मुझे, कैसे मैं पता करूंगा। द नंबर ऑफ अश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट रिव्यू शैल बी डिपेंड अपॉन, कि मैं कितने नंबर निकालूंगा, मतलब कितने, एक तो कितने सारे निकालूंगा, 5 सैंपल लू, 10 सैंपल लू, 15 सैंपल लू, और साथ पे किस किस जने के लू, ये चीजें कैसे पता करूंगा। तो मुझे देखना है मेरे कितने पार्टनर, मतलब जो सामने वाले प्रैक्टिस यूनिट है, प्रैक्टिस यूनिट के कितने पार्टनर कौन से क्लाइंट पे लगे हुए। अगर कोई क्लाइंट पे 15 पार्टनर लगे हुए, किसी क्लाइंट पे 2 ही लगे हुए, ठीक है छोटा क्लाइंट है, किसी क्लाइंट पे 15 पार्टनर लगे हुए, तो सीधी बात है भाई उधर का तो मुझे वो वाला तो प्रैक्टिस यूनिट को अपना सैंपल बनाना ही पड़ेगा उस वाले क्लाइंट को, तो क्योंकि वो बड़ा क्लाइंट है। और यही किस किस से कितनी कितनी फीस चार्ज करती है, ज्यादा फीस चार्ज करती है ऑफकोर्स वो मटेरियल होगा ही होगा। फर्दर कहाँ कहाँ पे रिस्क वगैरह होने का ज्यादा चांसेस है वो सब देखूंगा। कहा मेरे ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे, वो भी चीज मैटर करेगी नंबर ऑफ सैंपल निकालने के लिए, कि मेरे ऑफिसेस 15 जगह है तो मैं ज्यादा सैंपल लूंगा, 2 जगह है तो मैं कम सैंपल लूंगा, ठीक है ना, वो सब चीजें मैटर करेगी। ये हो गया प्रैक्टिसिंग यूनिट के रिलेटेड एक तरीके से चीजें। नंबर ऑफ पार्टनर, कितने पार्टनर और मेंबर इन्वॉल्व है, कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टनर और फीस, नंबर ऑफ पार्टनर और फीस, नंबर ऑफ पार्टनर और फीस, और मेरी लोकेशन किस किस जगह, नंबर ऑफ लोकेशन, ब्रांच ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, प्रैक्टिसिंग यूनिट की लोकेशन किस किस जगह है, किस किस एरिया के अंदर उसका ऑफिस है, और कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल उसने लगा रखे हैं अपनी फर्म के अंदर, ठीक है। साइज एंड नेचर ऑफ अश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट, जितनी बड़ी बड़ी अश्योरेंस एंगेजमेंट करती होगी उतने ज्यादा सैंपल लूंगा मैं, ठीक है, जिसकी अश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट कर रहा हूं। मेथोडोलॉजी जनरली अडॉप्टेड बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट इन अश्योरेंस सर्विसेज, जो भी मेथोडोलॉजी उसने अडॉप्ट कर रखी है प्रैक्टिसिंग यूनिट ने अश्योरेंस सर्विसेज देने के लिए, उसके बेसिस पे भी मेरे सैंपल बदलेंगे। तो भाई अब वापस ये इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करना है इसको। सबसे पहले तो नंबर ऑफ पार्टनर कितने इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ पार्टनर कितने इन्वॉल्व है, फीस में कितनी चार्ज कर रहा हूं, मेरे ऑफिस कहाँ कहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टनर कितने इन्वॉल्व है, और फीस में कितनी चार्ज कर रहा हूं, मेरे ऑफिस कहाँ कहाँ पे। उसके बाद 2 पॉइंट तुम ऐसे निकाल के रख लो, ये 2 पॉइंट इधर से मैच कर लो तुम, एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों सिमिलर सिमिलर पॉइंट है, कि मेरी मेथोडोलॉजी कैसी है और मेरा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कैसा है। मेरी मेथोडोलॉजी कैसा है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, मेरा मेथोडोलॉजी कैसा है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, मेरा मेथोडोलॉजी कैसा है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कैसा है। और बाकी साइज एंड नेचर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, साइज एंड नेचर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। चलो ये वही सब्सटेंटिव प्रोसीजर और कंप्लायंस प्रोसीजर जो मैंने तुमको ऊपर समझाया था, ठीक है, पढ़ लेना है। अब रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग कैसे करोगे, फाइनली आपकी पूरी रिव्यू वगैरह हो गई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा रिपोर्टिंग करने के लिए, अगर सिस्टम एंड प्रोसीजर में कोई डिफिशियंसी मिली, अगर डिफिशियंसी मिली तो मैं प्रीलिमिनरी रिपोर्ट इशू करूंगा, अगर डिफिशियंसी मिली तो ही एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट इशू करूंगा, मतलब फाइनल रिपोर्ट के पहले एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पहले इशू कर दूंगा, और वो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में प्रैक्टिसिंग यूनिट को दूंगा कि भाई मेरे को ये डिफिशियंसी मिली थी। एक बार मैं पीयर रिव्यू बोर्ड को नहीं दे रहा अभी तक रिपोर्ट, अभी मैं पहले एक बार तेरे को ही दे रहा हूँ, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, तेरे जो भी ऑब्जर्वेशन वगैरह इसके अंदर हो वो ऑब्जर्वेशन वगैरह मुझे इसके अंदर दे दे, वो ऑब्जर्वेशन वगैरह मेरे को उस पर रिप्लाई करके दे दे। फिर अगर मैं उसकी रिप्लाई से सेट, वो विद इन 5 डेज के अंदर, विद इन 5 डेज के अंदर मुझे रिप्लाई करके देगा। अगर मुझे उसके सब कुछ सही लगा उसका रिप्लाई वगैरह, तो मैं फाइनली पीयर रिव्यू बोर्ड को फाइनल वो रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा कि ये लो इसका रिप्लाई वगैरह, ये लो मेरी रिपोर्ट और ये इसका रिप्लाई, ठीक है सब कुछ सही है। पर अगर मेरे को उसका रिप्लाई वगैरह सही नहीं लगा और वो डिफिशियंसी फिर भी एग्जिस्ट करती रही, तो मैं मेरी रिपोर्ट को मॉडिफाई करके सबमिट तो करूंगा, मॉडिफाई करके सबमिट कर दूंगा। फिर उसकी फॉलो अप ऑडिट बाद में, फॉलो अप रिव्यू उसका वापस कराएंगे क्योंकि अभी तो डिफिशियंसी है उसके, तो फॉलो अप रिव्यू होगा 1 साल या 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब दोनों केस होते हैं, नीचे अभी आएंगे अपन।
ठीक है। अब ये पीयर सबसे पहले क्या था, डेफिशिएंसी मिली तो पीयर रिव्यू दूंगा, उसको रिस्पांस देगा मुझे 5 दिन के अंदर अंदर। अगर मेरे सेटिस्फाई हूं तो मैं सबमिट कर दूंगा इनिशियल फाइंडिंग के साथ प्रैक्टिसिंग यूनिट को। अगर मैं सबमिट नहीं है, अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो मॉडिफाइड रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। ठीक है ना, वो साथ में जो रिपोर्ट सबमिट करूंगा वो प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी सबमिट करूंगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करूंगा ही करूंगा मैं पीयर रिव्यू बोर्ड के साथ साथ। अब बाद में अभी तक उसकी डेफिशिएंसी है उसके अंदर, तो फॉलो अप रिव्यू करूंगा, फॉलो अप करूंगा उसको वापस रिव्यू के लिए। कब फॉलो ऑन रिव्यू होगा उसका, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आप सुधार लो अपने आप गलतियां, फिर मैं 1 साल बाद आपका रिव्यू वापस करने आऊंगा, पीयर रिव्यू बोर्ड बोलेगी ऐसा। और अगर बोर्ड डिसाइड करे तो वो 1 साल को घटा के 6 महीने भी कर सकती है, पर 6 महीने से और कम नहीं कर सकती, 1 साल को घटा के 6 महीने भी कर सकती है कि 6 महीने के अंदर में गलती सुधार, मैं तेरा रिव्यू करने वापस आऊंगा। ठीक है, ये सब तुम देखते रहो, ये क्वेश्चन से जो अपन ऊपर कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, पीयर रिव्यू होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट वो इशू कर देगा पीयर रिव्यू बोर्ड प्रैक्टिसिंग यूनिट को कि हाँ आपका पीयर रिव्यू हो चुका है, आप बिल्कुल क्लीन शीट है आपको, आप बिल्कुल आप लिस्टेड कंपनी वगैरह सबको ऑडिट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है ना, वो सब हो गया आपका। उसके बाद वन वन तुम पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लिमिटेशन ऑफ पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू की लिमिटेशन क्या है भाई, पीयर रिव्यू की लिमिटेशन कुछ है क्या, पीयर रिव्यू की लिमिटेशन है भाई, बहुत लिमिटेशन है। तुम क्या सोच रहे हो, पीयर रिव्यू कर लिया इसका मतलब है कि सामने वाली जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है, प्रैक्टिसिंग यूनिट बिल्कुल सही है, उसने जो जो ऑडिट करी आज तक वो बिल्कुल सही होगी, पीयर रिव्यू की वो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट थी उसको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिल गया, तो क्या अब वो कभी अपनी ऑडिट के अंदर गलती करेगी ही नहीं, वो बिल्कुल इतनी एक नंबर की परमात्मा बन गई, धर्मात्मा बन गई जो भी, कि अब वो बिल्कुल आइडियल पर्सन बन गया, वो जो भी ऑडिट करेगा उसकी गलती कोई निकल ही नहीं सकती, नहीं ऐसा नहीं है। फिर तो भाई जितनी भी ऑडिट्स हुई है आज तक, जितनी भी डिफिशिएंसी मिली अलग अलग बैंक सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, सब जितनी भी फर्म्स थी ऑडिट करने वाली सबका पीयर रिव्यू हो चुका था। तो वो भी गलती तो होती है ना, गलती भाई इंसान है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एरर हर जगह होनी होनी है। तो भाई पीयर रिव्यू होता है, वो कभी भी अश्योरेंस नहीं देगा कि कोई गलती नहीं होगी, कभी भी अश्योरेंस नहीं होता, उसके बाद भी गलती हो सकती है। रीजन भी, मैं सैंपल बेसिस पे काम कर रहा हूं, मैंने केवल सैंपल सिलेक्शन उठाया, मैंने 100% ऑडिट नहीं करी, 100% रिव्यू नहीं करा, मैंने केवल सैंपल सिलेक्शन उठाया, इसलिए गलती होगी तो मेरे में इसमें भी ऑडिट जैसा लिमिटेशन रिव्यू के अंदर भी है। इसके अंदर नॉट नेसेसरी डिस्क्लोज ऑल वीकनेस, सारी नेसेसरी डिस्क्लोज नहीं है कि वीकनेस डिस्क्लोज होगी, क्योंकि ये सेलेक्टिव बेसिस पे है, सेलेक्टिव बेसिस पे, तो सारी वीकनेस नहीं होगी भाई, सारी वीकनेस मैं पता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सेलेक्टिव बेसिस पे, सिलेक्शन बेसिस पे, नॉट फुल्ली बेसिस। देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन, कोई डिपार्चर हो भी जाएगी क्वालिटी कंट्रोल से, कोई डिपार्चर हो भी जाएगी और मुझे पता भी नहीं पड़ेगा, कोई डिपार्चर हो भी जाएगी और मुझे पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो नीचे, डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू, चलो वो बाद में आते हैं, पहले इस पे आते हैं। पीयर रिव्यू इन असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, प्रैक्टिसिंग यूनिट का इंडिपेंडेंस चेक करना है, प्रैक्टिसिंग यूनिट का इंडिपेंडेंस चेक करना है कि जिसने जो मतलब जो भी ऑडिट करी है उसने प्रैक्टिसिंग यूनिट ने, तो वो इंडिपेंडेंट तो थी नहीं, पता चला उसका रिश्तेदार बैठा था उसके अंदर, उसका ससुर बैठा हुआ है, उसकी बीवी बैठी हुई है डायरेक्टर बन के, और वो वहाँ पे उसकी ऑडिट करके आ रहा है, तो नहीं ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो वो एज ए पीयर रिव्यूअर वो कैसे चेक करेगा कि पीयर रिव्यूअर जिसकी, सॉरी हाँ, प्रैक्टिस यूनिट जिसने ऑडिट करी है वो उसका इंडिपेंडेंट था। तो भाई मैंने तुमको बोला था ना, एक आई मोसो चेक करना होता है, आई मोसो, आई मोसो के अंदर फर्स्ट ही फर्स्ट था इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस मुझे चेक करना है, इंडिपेंडेंस इन कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज द पर्सन कैरेक्टर, माइंड में भी और पर्सन के कैरेक्टर के अंदर भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अब वो कैसे चेक करूंगा, मेरे को देखना है कि उसके अंदर, मतलब वो प्रैक्टिस यूनिट के अंदर पॉलिसी है ना इंडिपेंडेंस की, पॉलिसी है ना, पॉलिसी कम्युनिकेट कर रखी है ना, उसकी कंप्लायंस मॉनिटर कर रहे ना, इंडिपेंडेंस की पॉलिसी की बात हो रही है, पॉलिसी है ना, इंडिपेंडेंस की पॉलिसी है ना, और वो कम्युनिकेट कर रखी है ना, मतलब सारे एम्प्लॉय को समझा रखी है ना, पॉलिसी है ना, कम्युनिकेट कर रखी है ना, मॉनिटर कर रहे हो ना, पॉलिसी है ना, कम्युनिकेट कर रखी है ना, मॉनिटर कर रहे हो ना, पॉलिसी है ना, कम्युनिकेट कर रहे हो ना, मॉनिटर कर रहे हो ना, और पीरियोडिकली रिव्यू कर रहा है प्रैक्टिसिंग यूनिट उसका एसोसिएशन विद क्लाइंट, क्लाइंट के साथ जितना भी एसोसिएशन है वो पीरियोडिकली प्रैक्टिस यूनिट चेक कर रहा है कि अब मेरा इंडिपेंडेंस इशू तो नहीं आ गया, फिर आप कुछ टाइम बाद चेक करा रहे हैं इंडिपेंडेंस इशू अब तो नहीं आ गया, और अगर कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आया तो क्या पॉलिसी बना रखी है उन्होंने उसकी डील करने की, कोई अगर पॉलिसी इंडिपेंडेंस इशू आ गया तो कैसे डील करेगा प्रैक्टिस यूनिट उससे। ठीक है, पॉलिसी है ना, कम्युनिकेट कर रखी है ना, पॉलिसी है ना, कम्युनिकेट कर रखी है ना, समझा रखी है ना, एम्प्लॉइज वगैरह को मॉनिटर कर रहे हो ना, प्रैक्टिसिंग यूनिट उसके
क्लाइंट के साथ एसोसिएशन चेक कर रहा है, अगर कोई भी थ्रेट आया तो कैसे डील करेगा। अब ये तुम देखो, जो एक मैंने छुड़वाया था, पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो पीयर रिव्यू के अंदर तो तुमको बता दिया मैंने ऊपर कैसे कैसे होता है कि आईसीआई कराती है, आईसीआई कराती है। ये तो होता है कि आईसीआई का ही एक डिपेंडेंट है, ये आईसीआई का ही डिपेंडेंट बंदा होता है। और ये एक तरह से है, आईसीआई बोलता है कि आईसीआई ने क्यूआर भी बना रखी है दैट इज फुल्ली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आईसीआई का, आईसीआई का हुक्म वगैरह नहीं मानेगी, मतलब ये बख्शेगी नहीं किसी को भी, ठीक है ना, ये नहीं बख्शेगी आईसीआई के कहने पे किसी को भी। तो ये एक आईसीआई के हिसाब से इन्होंने एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना रखी है। तो पीयर रिव्यू एक होता है क्वालिटी बढ़ाने के लिए, मैंने तुमको ऊपर बोला था इसका मेन पर्पस क्या होता है, गलती ढूंढना नहीं होता है, क्वालिटी इंप्रूव करना होता है, कि कहीं पे भी ओवरऑल मैं पूरा फर्म का क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहा हूं कि ओवरऑल किसी में भी कहीं पे भी डिफिशियंसी नहीं आनी चाहिए, फर्म के क्वालिटी कंट्रोल वीक होने की वजह से ऐसी नहीं आनी चाहिए कि फर्म का क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है, टीपी वो पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है। क्वालिटी रिव्यू के अंदर ऐसा है कि कोई भी फर्म का स्पेसिफिक, या मुझे लगता है कि इस वाली ऑडिट के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर ऑडिट या दो एक ऑडिट, मुझे पहले से शक है कि इन एक दो ऑडिट के अंदर फ्रॉड की अच्छी खासी चांसेस है, या तो फ्रॉड हो चुका है या फिर फ्रॉड होने की चांसेस है इन ऑडिट के अंदर। तो केवल उन पर्टिकुलर इंगेजमेंट के अंदर में जान पूछ के घुस के, वहां पे तो क्या था, पूरे फर्म के अंदर ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है नहीं है, मैं ओवरऑल कोई सी भी इंगेजमेंट उठा के देख लूंगा। पर यहाँ के अंदर मुझे फिक्स है कि यहाँ पे से डीएचएफएल का फ्रॉड हुआ था, तो जिसने भी ऑडिटर था, तो वो जो पीडब्ल्यूसी या जो भी था, तो ईवाईपीडब्ल्यूसी उनका केवल डीएचएफएल की ऑडिट करने ही जाएगा क्वालिटी रिव्यूअर, कि डीएचएफएल के आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन बताओ। अब मैं केवल चेक करूंगा कि आपने डीएचएफएल की ऑडिट सही से करी थी नहीं करी थी, क्योंकि वहां पे फ्रॉड हुआ या फिर फ्रॉड होने के चांसेस है, तो केवल एक स्पेसिफिक इंगेजमेंट के पर ही रहेगी। और वहां पे मेरा एम था पीयर रिव्यू के अंदर कि मेरे को गलती नहीं निकालना, क्वालिटी इंप्रूव करनी है। क्वालिटी रिव्यूअर का एम होता है कि गलती निकालनी ही निकालनी है, क्योंकि मैं आया ही गलती निकालनी हो, मेरे को डिफिशियंसी ही निकालनी है कि वो ऑडिट किस तरीके से आपने गलत करी भी, आपने क्या वीकनेस उस ऑडिट के अंदर छोड़ी है। रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेसर सैंपल बेसिस पे होगी, नॉट इंटेंट टू फाइल डिफॉल्ट, मेरा डिफॉल्ट फाइल करने का ऑप्शन नहीं था। क्वालिटी ऑफ सर्विस मेरे को चेक कर इंप्रूव करनी है, यहाँ पे डिटेरेंट, गलती निकालना। क्यूआरबी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ आईसीआई, मैंने तुमको यहाँ पे बोला था, एक पर्टिकुलर ऑडिट की ही मैं देख चेक करूंगा, एक पर्टिकुलर ऑडिट। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी क्लाइंट के अंदर आपने ऑडिट करते हो, क्या एरर एंड इनएडिक्वेसी छोड़ी है जिसकी वजह से आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, इसका मेन मकसद ये गलती निकालना, ठीक है। चलो ओके, अपना पीयर रिव्यू चैप्टर खत्म हो चुका है, शायद थोड़ा सा बड़ा लेक्चर क्या होगा क्योंकि इसमें डीप में गए हैं अपन, ठीक है ना। तो बाकी के रिमेनिंग लेक्चर आपको मेंशन यूट्यूब लेक्चर में मिल जाएंगे। अगर आपको बुक परचेस करनी है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको फ्री के नोट्स की नहीं सर हमको तो फ्री के नोट्स चाहिए, तो फ्री के नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हो, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो ओके टाटा बाय, बस सही सब्सक्राइब कर देना, आगे लेक्चर और आने वाले हैं।